Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाम से ही पता लग रहा है चैप्टर के कि हमने इस चैप्टर में किस चीज के बारे में पढ़ना है। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में। पहले का जो चैप्टर था वो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन पढ़े थे और उसमें भी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स पढ़े थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सिमिलरली इसमें भी हम फ्लावरिंग प्लांट का सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे, उसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, द एंड्रोइशियम एंड द गाइनोइशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में उसे हम एंड्रोइशियम कहते हैं। 11th क्लास में पढ़ते हैं इस बारे में, नहीं भी पढ़ा था तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लेते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसे हम फ्लावर में गाइनोइशियम कहते हैं। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है अब इनमें, उसमें ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं एंड डेवलप हो जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस, इसके बारे में भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था। 2 तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है। जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का फ्लोरल बर्ड पर, फ्लोरल एक्सिस पर, उसे कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो उस समय प्री फर्टिलाइजेशन में जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो फ्लोवर बर्ड्स को कंटेन करके रख देती है जिसपे फ्लावर्स आने वाले होते हैं। द एंड्रोइशियम कंसिस्ट ऑफ अ होल ऑफ अ स्टैमेन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो फ्लावर में स्टेमेन वाला पार्ट होता है जिसे एंड्रोइशियम कहते हैं, उसे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, और जो गाइनोइशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। डायग्राम में बहुत अच्छे से हम समझेंगे। आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमारे पास फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर के पार्ट बता रखे, नीचे सबसे पहले पेडिकल है, ठीक है। पेडिकल जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर के नीचे थोड़ा सा रिसेप्टिकल, जहां पर ओवरी का जो बेसल पार्ट होता है उससे थोड़ी सी नीचे रिसेप्टिकल होता है, ठीक है। जो बाहर हमें थोड़ी सी ग्रीन सी लीव्स प्रेजेंट होती है, यानी कि ऐसे करके कुछ रोज फ्लावर में भी आपने देखी होगी, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम सेपल कहते हैं, ठीक है। यहाँ मार्क किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, सेपल कहते हैं, ठीक है। जो मेन हमें फ्लावर के पार्ट दिखते हैं 3, 4, 5, उसे पेटल कहते हैं, ठीक है। फिलामेंटर और एंथर स्टेमन के पार्ट होते हैं। अभी हमने पढ़ा स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टेमन, ठीक है। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी एज मेंशन। सबसे मिडल वन जो है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता है। ओवरी ये अंदर है, इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है जो आपको ये दिख रहे हैं अंदर ओवरी के, ठीक है। स्टाइल इस तरह से लॉन्ग एलोंगेटेड पार्ट होता है, और स्टिग्मा जहां पर पॉलन ग्रेन्स यानी कि मेल पार्ट आकर रीच करता है फॉर द फ्यूजन, फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस तरह से फ्लावर का पार्ट आप सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। बात करते हैं स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन की। सबसे पहले उन्होंने मेल गेमेटोफाइट यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को लिया है, ठीक है। इसमें हम नई टर्म्स पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है एंड पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स, 2 पार्ट्स होते हैं टिपिकल स्टेमेन के, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और एक टर्मिनल जनरली बाइलॉब स्ट्रक्चर जिसे हम एंथर कहते हैं। अभी हमने पिक्चर में भी देखा था, फिर से देखते हैं। ये स्टेमेन है हमारे पास, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ये फिलामेंट जैसे आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये वाला सारा पार्ट, ठीक है। और एंथर एक बाइलॉब स्ट्रक्चर होता है जो ये आपको रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज एंथर एंड दैट वन इज फिलामेंट। तो इसके स्टेमेन के 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower, ठीक है। तो इसका जो proximal end होता है, ये वाला पार्ट वो फ्लावर से अटैच्ड होता है बाद में, ठीक है। और जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है एंथर इज बाइलॉब्ड with each lobe having 2 theca, that is they are dithecous, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि नई टर्म्स है स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको घबराना नहीं है। डाइथिकस क्या होता है ये आपको दिखा रखा है हमारे पास, ये एंथर है एज मार्क्ड, ये एंथर अभी हमने ऊपर भी देखा इस तरह से, लेकिन इसके पास 2 थिकास प्रेजेंट होते हैं, इसे डाइशियस भी कहते हैं, ठीक है। ये बाइलॉब स्ट्रक्चर होते हैं, ये इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया गया है, ये एंथर को इलैबोरेट किया गया है इस तरह से। इसके पास ये सारे थिकास प्रेजेंट होते हैं, ये एक लोब हो गया हमारे पास और ये दूसरा लोब प्रेजेंट हो गया, ठीक है। ये फिलामेंट स्टॉक अभी हमने पढ़ा, डाइथिकस हो गया। माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें अगर हम, तो एंथर जो होता है वो 4 साइडेड होता है, टेट्रागनल।
स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। एंथर के बाद अभी हमने देखा 2 लोब्स होते हैं और कुल मिलाकर कितने होगा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। ये देखो यहाँ पर आपको भी दिखा रखा है एंथर का फिर से स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कनेक्टिव इससे ये माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर दिखा रखे जो मार्क कर रखे। फिगर को ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये माइक्रोस्पोरेंजियम है जो एंथर के अंदर दिखाया गया है। 4 होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ 4, हर कॉर्नर पे होते हैं और 2 हर लोब में 2 प्रेजेंट होते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक्स। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया थोड़े टाइम बाद डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं पॉलन सैक। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें अगर हम, तो एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो ज्यादातर सर्कुलर होता है। सर्कुलर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे रेड वाले, ये सारे सर्कुलर टाइप में है, ठीक है। It is generally surrounded by 4 full layers: the epidermis, endothelium, middle layer and the tapetum. ये जो होता है जनरली 4 लेयर से कवर होता है। पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टेपिटम। बात करते हैं अब हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की। जो आउटर 3 वॉल होती है, लेयर जो होती है, वो परफॉर्म करती है फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहाइसिस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। अभी हमने 4 लेयर्स की बात की थी, अब उनमें से जो आउटर 3 लेयर्स होती है वो फंक्शन कौन सा परफॉर्म करती है, प्रोटेक्शन का, और पॉलन को रिलीज करती है एंथर से। जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे टेपिटम कहते हैं, वो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। सेल्स ऑफ द टेपिटम, जो सेल्स होते हैं टेपिटम यानी कि इनर वॉल लेयर के, वो डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं उनके पास और एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकती है। जब एंथर यंग होता है, एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स उसके पास आ जाते हैं, उसे जिसे हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर ईच माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है, सेंटर है, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। फिगर में आपको दिखा रखा है माइक्रोस्पोरेंजियम का ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास कनेक्टिव सेल्स, इसके पास ये कनेक्ट करके रखते हैं चीजों को, कनेक्टिव सेल्स होते हैं। हमने लेयर्स की बात की थी, तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, देखो थर्ड वन जो सबसे अंदर है उसे हम टेपिटम कहते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर। इसके अंदर जो आपको मिडल लेयर दिख रही है, देखो ध्यान से देखो 3 लेयर्स होती है। जो सेकंड वन है मिडल वाली एंडोथीशियम होती है, एंडोथीशियम रिप्रेजेंट कर रखा है। एंड मिडल लेयर जो आपको ये सेंटर पॉइंट दिख रहा है मिडल लेयर है, एंड ये सारे हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट है। ये साफ साफ आपको फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और आगे एनलार्ज्ड व्यू देखना है तो आपको यहाँ पिक्चर में एनलार्ज्ड व्यू दिखा रखा है। इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद एंडोथीशियम्स होते हैं जो उसका स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मिडल लेयर्स आपको बीच में मार्क कर रखी है, ये दोनों हमारे पास मिडल लेयर्स है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि वो प्रेजेंट होते हैं, जो आपको ये रेड कलर की डॉट्स दिखाई दे रही है, ठीक है। बेसिकली ये यहाँ से बहुत छोटा व्यू दिखाई दे रहा है, और सबसे इनर मोस्ट लेयर दैट इज टेपिटम जो नरिशमेंट का काम करती है। माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, ऑक्यूपाई करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया का। अब बात करते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जब सेल्स स्पोरोजिनस टिश्यू के कैपेबल हो जाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड को राइज करने के लिए, ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन, हर एक जो होता है एक पोटेंशियल पॉलन बन जाता है, या फिर हम उसे माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। पीएमसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो जो प्रोसेस होता है हमारे पास माइक्रोस्पोर का बनना, जो भी हमने स्पोर्स की बात की थी पीछे पॉलन मदर सेल से, उस मियोसिस के जरिए उसे हम माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिगर में आपको दिखा रखा है मियोसाइट जो एक सिंगल सेल है, उसमें मियोसिस हो जा रही है। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं उसे। सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 के 4, फिर ये 4 हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से आपको ये 4 तरह के सेल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मैच्योर इन डिहाइड्रेट, अभी तक तो वो यंग था, अब वो मैच्योर और डिहाइड्रेट हो गया है, तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से एंड डेवलप इनटू अ पॉलन ग्रेन। तो ये इस तरह से ये पॉलन ग्रेन की फिगर आपको दिखा रही थी, तो वो अलग से डिफरेंशिएट हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन में डेवलप कर जाते हैं।
पॉलन ग्रेन के बारे में बात करेंगे आप, ठीक है। अब हमारे पास जब एंथर मैच्योर हो गया है, डिहाइड्रेट हो गया है, पॉलन ग्रेन में भी डेवलप हो गया है, तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल में होते हैं, अभी हमने देखा, और उनका जो बहुत छोटे होते हैं 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में प्रेजेंट होते हैं। इट हैज अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके पास दो वॉल्स होती है। जो आउटर वॉल होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, जिसे एक्साइन कहा जाता है, वो स्पोरोपोलिन से बनी हुई। स्पोरोपोलिन एक स्ट्रक्चर है, एक सब्सटेंस है जिससे वो बनी हुई होती है। जो स्पोरोलिन होते हैं वो बहुत ज्यादा ही रेसिस्टेंट होता है, यानी कि बहुत ज्यादा ही हार्ड होता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलाई, हाई टेम्परेचर को भी सह लेता है, विथस्टैंड कर लेता है। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन, कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर सकता। पोलिन ग्रीन एंजाइम हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स, ठीक है। पोलिन ग्रीन के पास एक प्रोमिनेंट अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसे जर्म पोर्स कहते हैं। वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, जहां पर स्पोरोपोलिन हमारे पास एब्सेंट होती है। अब हम बात करते हैं पिक्चर को देख के, बहुत इंपॉर्टेंट। पिक्चर में आपको हिबिस्कस फ्लावर दिखा रखा है, फर्स्ट फिगर में आपको हिबिस्कस फ्लावर दिखा रखे, दिस वन, ठीक है। ये है इसके पास पॉलन ग्रेन्स विच आई एम मार्किंग। जब आप इसको झाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये झड़ जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स इतने हल्के होते हैं, ज्यादा स्टिकी नहीं होते हैं, तो इस तरह से ये झड़ जाते हैं। ये किसी भी वेक्टर के द्वारा झड़ जाते हैं, तो हम अपने हाथ से भी झाड़ सकते हैं, विंड से भी झड़ सकते हैं, वाटर से भी झड़ सकते हैं, या किसी भी इंसेक्ट द्वारा भी झड़ सकते हैं, ठीक है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन प्रोसेस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वीडियोस में, ठीक है। तो इस तरह से नीचे वाली पिक्चर में दिखा रखा है कि जो पॉलन ग्रेन होती है उसकी दो वॉल होती है, एक एक्साइन होती है और एक इंटाइन, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक्साइन जो होते हैं वो आउटर लेयर होती है जो स्पोरोपोलिन से बनी होती है, बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है, जो विथस्टैंड कर सकती है हाई टेम्परेचर को और स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कलाई को, ठीक है। और पोलन ग्रेन के पास एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जिसे जर्म पोर कहते हैं। यहाँ आपको बता रखा है, ये देखो ये वाला पार्ट जो है इसे जर्म पोर कहते हैं। यहाँ पर देखो स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पोरोपोलिन हमारे पास एब्सेंट होती है। पोलन ग्रेन्स के बारे में, इनको हम वेल प्रिजर्व फॉसिल की तरह भी रख सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, स्पोरोपोलिन है। स्पोरोपोलिन अभी हमने बात की, बहुत ही हार्ड मटेरियल, हार्ड सब्सटेंस होता है कि कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, तो इसको हम आसानी से फॉसिल की तरह भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं इनर वॉल की। पोलन ग्रेन की जो इंटाइन होती है, थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर से बनी होती है, जो होती है सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो पोलन ग्रेन की इनर वॉल है वो किससे बनी होती है, इंटाइन, दैट इज सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। साइटोप्लाज्म जो होता है पोलन ग्रेन का, वो सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। पोलन ग्रेन इज मैच्योर, इट कंटेन्स टू सेल। जब मैच्योर हो जाती है पोलन ग्रेन तो उसके बाद दो सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होता है और एक जनरेटिव सेल प्रेजेंट होता है। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बिगर होता है, हैज abundant फूड रिजर्व, उसके पास हम फूड मटेरियल्स को रिजर्व करके रख सकते हैं वेजिटेटिव सेल में। एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, उसके पास एक इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। द जनरेटिव सेल इज द स्मॉल, ठीक है, जनरेटिव सेल आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये जनरेटिव सेल है, ये स्मॉल होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म फ्लोट्स करता है, साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, ठीक है। बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पोलन ग्रेन्स के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये होते हैं इसके पोलन ग्रेन्स को की जो बहुत सारी स्पीशीज होती है वो जो एलर्जी भी कॉज करती है, या ब्रोंकियल एफ्लिक्शन इन सम प्लांट पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ये सबसे पहले तो बेनिफिट नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है कि पोलन ग्रेन से ज्यादा कई बार क्या होता है, एलर्जीज हो जाती है पीपल में, ठीक है। ब्रोंकियल एप्लीकेशंस हो जाते हैं जिससे अस्थमा, ब्रोंकिटाइज, ये रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स हो जाते हैं। पोलन ग्रेन्स रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, हाँ, यहाँ से हम फायदे शुरू करते हैं। इट बिकम अ फैशन इन रिसेंट, ये तो फैशन बनते जा रहा है कि पोलन टेबलेट्स जो है ना, क्योंकि रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में, उसको फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज किया जाता है लोगों द्वारा, ठीक है। अब इन वेस्टर्न कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, टैबलेट की फॉर्म में, सिरप्स की फॉर्म में, और वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं।
pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. तो pollen consumption, pollen का इस्तेमाल करने से ऐसा क्लेम किया गया है कि उससे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एथलीट्स वाले और रेस हॉर्सर वाले, उनकी परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट आई है। तो इतने सारे फायदे हैं ग्रेन्स के। ठीक है, बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको इस बारे में पता था? इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, ये पॉसिबल है कि हम पॉलन ग्रेन्स की ज्यादातर स्पीसीज को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके देख सकते हैं काफी सालों तक। और किस टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज, फिर उसको बाद में हम पॉलन बैंक्स की तरह यूज करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। सिमिलर टू द सीड बैंक, जैसे हम सीड्स को प्रिजर्व करके रखते हैं कि आगे वो हमारे फ्यूचर में काम आ जाए, इसी तरह से हम पॉलन ग्रीन्स को भी प्रिजर्व करके रखते हैं। उस सीड बैंक की तरह पॉलन बैंक्स भी बने हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब हमें पता लग गया है कि हम पॉलन ग्रेन्स को -196 डिग्री सेल्सियस, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। डू लाइक, प्लीज लाइक करो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है। कमेंट करो, आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हो कि वीडियो आपको कैसी लगी देखने में भी, और आपको सारी साउंड वगैरह ऑडियो क्लियर है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।